एक ऐसी जिंदगी जिसमें चैन नहीं था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक अच्छी नौकरी है, एक सुंदर घर है और घर में सजाने के लिए महंगे महंगे फर्नीचर है। पर एक बड़ी समस्या है, उसे महीनों से नींद नहीं आई। वह बस जागता रहता है, ऑफिस जाता है और मशीनों की तरह काम करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी बेजान हो गई है। नींद ना आने की वजह से वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दुखी हो तो उन लोगों को जाकर देखो जो सच में मर रहे हैं। नरेटर एक ऐसी जगह सपोर्ट ग्रुप जाता है जहां कैंसर के मरीज मिलते हैं। वहां लोगों का असली दर्द देखकर वह फूट फूट कर रोता है और उसे उस रात बड़ी सुकून की नींद आती है। अब वह हर रोज अलग अलग ग्रुप्स में जाकर रोने लगता है ताकि वह चैन से सो सके। सब ठीक चल रहा था कि तभी वहां मार्ला नाम की एक लड़की आती है। मार्ला भी नरेटर की तरह ही ढोंगी थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह बस वहां वक्त बिताने आती थी। नरेटर को उसे देखकर चिढ़ होने लगती है क्योंकि वह उसे उसके खुद के झूठ की याद दिलाती थी। मार्ला की वजह से उसकी नींद फिर से उड़ जाती है। एक बार सफर के दौरान प्लेन में नरेटर की मुलाकात टाइलर डर्डन से होती है। टाइलर बहुत ही बेखौफ और बिंदास आदमी है। वह नरेटर से कहता है कि तुम जो सामान खरीदते हो असल में वो सामान तुम्हें गुलाम बना लेता है। नरेटर उसकी बातों से काफी प्रभावित होता है। जब नरेटर अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके आलीशान घर में ब्लास्ट हो गया है और उसका सारा महंगा सामान जलकर राख हो चुका है। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। मजबूरी में वह टाइलर को फोन करता है और दोनों एक बार में मिलते हैं। बार से बाहर निकलने के बाद टाइलर एक बहुत ही अजीब बात कहता है। वह नरेटर से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी ताकत से एक मुक्का मारो। नरेटर चौंक जाता है, पर टाइलर के बार बार कहने पर वह उसे मार देता है। फिर टाइलर भी उसे मारता है। हैरानी की बात यह थी कि एक दूसरे को पीटने के बाद उन्हें दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी और आजादी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि जैसे उसके अंदर की सारी टेंशन और दिखावा खत्म हो गया है। नरेटर अब टाइलर के साथ एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली में रहने लगता है। इस घर में जगह जगह से पानी टपकता है, बिजली के तार खुले हैं और चारों तरफ गंदगी है। लेकिन नरेटर को यहाँ अपने उस महंगे अपार्टमेंट से ज्यादा सुकून मिलता है। वह धीरे धीरे टाइलर की तरह जीना सीख रहा है, बिना किसी सुख सुविधा के। हर रात नरेटर और टाइलर बार के बाहर पार्किंग में आपस में लड़ते हैं। उन्हें लड़ते देख दूसरे लोग भी वहां आकर रुकने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आम जिंदगियों से ऊब चुके हैं। कोई वेटर है, कोई ऑफिस क्लर्क है, तो कोई मैकेनिक। इन सब को अपनी भड़ास निकालने के लिए एक जगह मिल जाती है। टाइलर इस जगह का नाम रखता है फाइट क्लब। यहीं पर टाइलर वो मशहूर नियम बनाता है जिसका पहला नियम है फाइट क्लब के बारे में किसी से बात नहीं करनी। देखते ही देखते शहर के हर बेसमेंट में फाइट क्लब की शाखाएं खुलने लगती है। इसी बीच मार्ला सिंगर फिर से नरेटर को फोन करती है। वो बहुत सारी गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। नरेटर तो उसकी मदद नहीं करता, लेकिन टाइलर उसके पास पहुंच जाता है। टाइलर और मार्ला के बीच एक अजीब और हिंसक रिश्ता शुरू हो जाता है। नरेटर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे जलन महसूस होती है कि टाइलर उसका दोस्त है तो वह मार्ला के साथ वक्त क्यों बिता रहा है। नरेटर का व्यक्तित्व अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अब ऑफिस में डरता नहीं है, उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वह अपने बॉस से बदतमीजी करता है और काम पर ध्यान देना छोड़ देता है। उसे अब अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्योंकि टाइलर ने उसे सिखा दिया है कि जब तुम अपना सब कुछ खो देते हो तभी तुम आजाद होते हो। इसी दौरान एक दिन टाइलर नरेटर के हाथ पर बेहद खतरनाक तेजाब डाल देता है। जब नरेटर दर्द से तड़पने लगता है और भगवान को याद करता है तो टाइलर उसे रोकता है। टाइलर कहता है कि भागो मत, इस दर्द को महसूस करो। वह उसे समझाता है कि जब तक तुम मौत के इतना करीब नहीं पहुंचते तब तक तुम जीना नहीं सीखोगे। यह नरेटर का पूरी तरह से टाइलर के रंग में रंगने का पल था। अब फाइट क्लब सिर्फ मनोरंजन के लिए लड़ना नहीं रह गया था।
टाइलर ने इसे प्रोजेक्ट माहिम का नाम दे दिया। देश भर से लोग टाइलर के घर पर आने लगे। वे सब अपनी पहचान मिटाकर काले कपड़े पहनते थे और टाइलर के इशारों पर काम करते थे। टाइलर उन्हें छोटे छोटे मिशन देता था, जैसे शहर में तोड़फोड़ करना है, विज्ञापनों को जलाना है और सिस्टम को परेशान करना है। वे एक ऐसी सेना बन गए थे जो सवाल नहीं पूछती थी। नरेटर अब खुद को इस सब में खोया हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि टाइलर उसे नजरअंदाज कर रहा है और प्रोजेक्ट माहिम अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। पूरे घर में लोग भरे हुए हैं जो सिर्फ टाइलर की बातें मानते हैं। नरेटर जब उनसे कुछ पूछता है तो वो उसे जवाब नहीं देते। एक मिशन के दौरान नरेटर का पुराना दोस्त बॉब, वही भारी शरीर वाला आदमी जो उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में मिला था, पुलिस की गोली से मारा जाता है। नरेटर इस बात से बुरी तरह हिल जाता है। वह चिल्लाता है कि इसका एक नाम था, यह एक इंसान था। लेकिन प्रोजेक्ट माहिम के सदस्य मंत्र की तरह जपने लगते हैं। मौत के बाद ही प्रोजेक्ट माहिम के सदस्य का नाम होता है। बॉब की मौत के बाद नरेटर और टाइलर के बीच बहस होती है। अगली सुबह जब नरेटर सोकर उठता है तो टाइलर गायब होता है। टाइलर ने उसे बिना बताए पूरे देश में फाइट क्लब के नए केंद्र खोल दिए थे। नरेटर अब पागलों की तरह एक शहर से दूसरे शहर टाइलर को ढूंढने निकलता है। वह जिस भी शहर में जाता है वहां के लोग, वेटर, पुलिस वाले, टैक्सी ड्राइवर उसे ऐसे देखते हैं जैसे वे उसे पहले से जानते हो। जब वह किसी से टाइलर के बारे में पूछता है तो वे उसे अजीब नजरों से देखते हैं। एक रात एक होटल में उसकी बात मार्ला से होती है और उसे कुछ ऐसा एहसास होता है जो उसके होश उड़ा देता है। नरेटर पागलों की तरह टाइलर को ढूंढते हुए एक शहर से दूसरे शहर भटकता है। अंत में एक होटल के कमरे में टाइलर अचानक उसके सामने प्रकट होता है। वहां नरेटर को असली सच्चाई पता चलती है। टाइलर डर्डन कोई अलग इंसान नहीं है, बल्कि वह नरेटर का ही दूसरा रूप, स्प्लिट पर्सनालिटी है। जब नरेटर सो रहा होता है तब टाइलर, उसका दूसरा दिमाग, जागकर फाइट क्लब चलाता था और प्रोजेक्ट माहिम की प्लानिंग करता था। नरेटर ने अपनी बोरियत भरी जिंदगी से तंग आकर अपने दिमाग में एक ऐसे इंसान को जन्म दिया था जो निडर, हैंडसम और आजाद हो। वही टाइलर था। नरेटर मार्ला को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या हमने कभी साथ में वक्त बिताया है। मार्ला उससे बताती है कि वे दोनों पिछले कई महीनों से साथ हैं। नरेटर को अब समझ आता है मार्ला टाइलर से नहीं बल्कि उसी से प्यार करती थी। बस उस वक्त उसके दिमाग पर टाइलर का कब्जा होता था। नरेटर को पता चलता है कि टाइलर यानी उसका दूसरा रूप ने शहर की बड़ी बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की इमारतों के नीचे बम लगा दिए हैं। टाइलर का मकसद है सारी कंपनियों का डेटा मिटा देना ताकि दुनिया का सारा कर्ज जीरो हो जाए और समाज फिर से शुरुआत कर सके। नरेटर पुलिस के पास जाता है और अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन पुलिस वाले भी फाइट क्लब के सदस्य होते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। नरेटर भागकर उस इमारत में पहुंचता है जहां बम लगा है। वहां उसकी लड़ाई टाइलर से होती है। यह लड़ाई बहुत अजीब है क्योंकि नरेटर खुद को ही पीट रहा है और हवा में गिर रहा है। टाइलर ने नरेटर को काबू में कर लिया होता है। तभी नरेटर को समझ आता है कि टाइलर उसके दिमाग की उपज है। वह अपनी बंदूक अपने ही मुंह में डालता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली उसके गाल को चीरते हुए निकल जाती है, लेकिन चूंकि उसने अपने डर को खत्म कर दिया इसीलिए उसके दिमाग से टाइलर की छवि हमेशा के लिए मर जाती है। नरेटर बुरी तरह घायल है। तभी मार्ला वहां पहुंचती है। दोनों एक बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़े होकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तभी बाहर धमाके शुरू होते हैं और एक के बाद एक सारी गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगती है। नरेटर मार्ला से कहता है, तुम मुझे एक बहुत ही अजीब वक्त पर मिली हो। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम जिन चीजों को खरीदते हैं, जैसे महंगा फोन, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, असल में वो चीजें हमें कंट्रोल करने लगती है। टाइलर कहता है, तुम तुम्हारी नौकरी नहीं हो, तुम तुम्हारे बैंक बैलेंस नहीं हो। फिल्म हमें याद दिलाती है
कि हम अपनी चीजों से बड़े हैं। टाइलर असल में वह सब कुछ है जो नैरेटर और हम सब बनना चाहते हैं। नैरेटर कमजोर है, टाइलर ताकतवर है। नैरेटर डरा हुआ है, टाइलर निडर है। नैरेटर नियमों में बंधा है, टाइलर नियम तोड़ता है। टाइलर हमारे अंदर की दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक है। फिल्म दिखाती है कि आज की दुनिया में मर्द खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। वे ऑफिसों के फाइलों के पीछे दबे हैं। फाइट क्लब उनके लिए अपनी खोई हुई ताकत और मर्दानगी को फिर से पाने का एक जरिया था। खून और दर्द उन्हें यह एहसास दिलाता था कि वे जिंदा हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, और अब तक इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।